यूपी बीसीएस की परीक्षा में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश को गहराई से समझने से ही होकर गुजरता है। तो चलिए इस बड़े और विशाल प्रदेश के हर उस पहलू को समझते हैं जो परीक्षा में आपकी बढ़त को तय करेगा। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि इसे क्यों पढ़ना है। यूपी पीसीएस में इस विषय का जो वजन है, जो वेटेज है, वही इसे इतना निर्णायक बना देता है। और हमारी ये पड़ताल इसी क्यू से शुरू होती है। किसी भी जगह की कहानी ना उसके नाम से शुरू होती है, और उत्तर प्रदेश का नाम वो तो एक सदी में कई बार बदला है, और हर बदलाव इसकी बदलती पहचान और इतिहास की एक पूरी कहानी कहता है। जरा देखिए ये सफर कैसे तय हुआ। 1836 में नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ये तो बस एक भौगोलिक दिशा बता रहा था और कुछ नहीं। लेकिन फिर 1902 तक इसमें आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जुड़ गया, जो दिखाता है कि ब्रिटिश नियंत्रण कैसे बढ़ रहा था। और फिर आखिरकार 1950 में इसे मिला उत्तर प्रदेश नाम, जो एक आज़ाद भारत के एक अभिन्न अंग की पहचान बना। अच्छा, तो सिर्फ नाम ही नहीं बदले, सत्ता के जो केंद्र थे वो भी बदलते रहे। और हर एक बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और राजनीतिक कहानी छिपी हुई थी। इस पूरी यात्रा को याद रखने का सबसे आसान तरीका है एपीएल। एपीएल। पहले ए से आगरा, जो मुगलों की शान था। फिर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि सत्ता का केंद्र बदलना चाहिए, और उन्होंने पी यानी प्रयागराज को अपना सामरिक गढ़ बनाया। और अंत में एल से लखनऊ, जो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत की वजह से आज भी राजधानी है। तो यह सिर्फ शहरों का बदलाव नहीं था, यह सत्ता की सोच का बदलाव था। किसी भी राज्य की पहचान उसके राजकीय चिन्ह में बसती है। अब जरा सोचिए, साल था 1938, जब माहौल में तनाव बढ़ रहा था, तब इस चिन्ह को अपनाया गया। इसमें अवध के नवाबों की प्रतीक, 2 मछलियां और भगवान राम का धनुष बाण एक साथ हैं। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये गंगा जमुनी तहजीब यानी हमारी मिलीजुली संस्कृति का एक बहुत साहसिक ऐलान था। पहचान तो जमीन से ही बनती है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जमीन, यहाँ की नदियां और पठार कैसे यहाँ की खेती और अर्थव्यवस्था की पूरी किस्मत लिखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के भूगोल को समझना चाहें तो इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय के ठीक नीचे चट्टानी भाबर और दलदली तराई का इलाका, बीच में उपजाऊ गंगा का विशाल मैदान जो इस प्रदेश का दिल है, और दक्षिण में कठोर और प्राचीन बुंदेलखंड का पठार। अब राज्य के दिल यानी गंगा के मैदान में 2 तरह की मिट्टी मिलती है, खादर और बांगर। और ये अंतर समझना खेती को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, जिन इलाकों में हर साल बाढ़ की नई मिट्टी आती है वो है खादर, जो बहुत उपजाऊ है, और जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वो पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है। ये जो बारिश का पैटर्न है ना, यही तय करता है कि कहां कौन सी फसल होगी। इसे ऐसे समझिए कि मानसूनी हवाएं पूरब से आती हैं और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते अपनी नमी खोती जाती हैं। यही वजह है कि गोरखपुर में खूब बारिश होती है और चावल की खेती होती है, और पश्चिम में मथुरा तक पहुंचते पहुंचते बारिश कम हो जाती है, तो वहां गेहूं और गन्ने का बोलबाला है। ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षा में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सोनभद्र भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों की सीमाओं को छूता है। ये बात इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत को भी दिखाती है। भाई, इतने बड़े भौगोलिक विस्तार और इतनी विविधता को संभालने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए अब उत्तर प्रदेश के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। तो इस विशाल प्रदेश को चलाने के लिए इसे 75 जिलों में बांटा गया है, और इन जिलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इन्हें 18 बड़े प्रशासनिक समूहों में रखा गया है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं। अब इन 75 जिलों में से 8 जिले बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्हें विकास के लिए केंद्र से विशेष मदद मिलती है, जो इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। तो ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये तेज तरक्की का टिकट है। देखिए, प्रशासन और भूगोल तो एक ढांचा है, लेकिन किसी भी राज्य की आत्मा तो उसकी संस्कृति और विरासत में बसती है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के इन्हीं अनमोल खजानों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों के तीनों आगरा शहर में ही हैं। ये उस दौर के आगरा के महत्व और मुगल वास्तुकला के दुनिया पर पड़े प्रभाव को साफ साफ दिखाता है।
लेकिन विरासत सिर्फ इमारतों और किलों तक ही सीमित नहीं होती। राज्य को कुंभ मेले के लिए भी अमूर्त विरासत का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को ने इसे एक जीती जागती, सांस लेती हुई सांस्कृतिक घटना माना है। ये कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है। अच्छा, अब बात करते हैं राज्य के वन्य जीव संरक्षण की। यहाँ 4 टाइगर रिजर्व्स हैं और इन्हें याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है। बस एक लाइन याद रखिए, अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। यहाँ रानी से रानीपुर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी काम पर आते हैं। इसे परीक्षा के लिए ठोस और यादगार मंत्रों में कैसे बदला जाए? ये आंकड़ा सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है, 9.23%। ये 2021 की वन रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कुल हरित आवरण है। याद रखिएगा, इसमें जंगल और पेड़ दोनों को शामिल किया गया है। और इसे याद रखने की एक बड़ी आसान ट्रिक भी है। राज्य का जो वनावरण है, यानी फॉरेस्ट कवर, वो है लगभग 6% और कुल हरित आवरण यानी ग्रीन कवर है लगभग 9%। तो बस याद रखिए, 6 का उल्टा 9। ये आपको दोनों आंकड़े याद रखने में मदद करेगा। देखिए, इन सभी जुड़ी हुई परतों को समझना ही यूपी जीके में महारत हासिल करने की कुंजी है। लेकिन ये हमें राज्य की पहचान के भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। भविष्य का हेरिटेज आर क्या हो सकता है? क्या वो बुंदेलखंड के किलों का सर्किट होगा, या फिर राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर कोई इको टूरिज्म सर्किट? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।